हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स की सीरीज। और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे बी फार्म थर्ड सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 का 2018-19 का AKTU का क्वेश्चन पेपर, जो कि आज हम आप सभी स्टूडेंट्स के साथ बहुत ही अच्छे से डिटेल में और पॉइंट टू पॉइंट हैंड रिटन फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स को बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के प्रीवियस 5 ईयर्स के सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व कराए जाएंगे। तो चलिए गाइस, इसमें सबसे पहले आ जाता है हमारा सेक्शन ए। सेक्शन ए में जो होता है हमारे 10 क्वेश्चन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से हमें सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ता है। और इसमें हमारा एक क्वेश्चन जो है वो हमारा 2 मार्क्स का होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सेक्शन ए जो है वो हमारा कंप्लीटली 20 मार्क्स का हो जाता है। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। हमें जो है बेंजीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर पर हमें शॉर्ट नोट देना है। देयर आर कंटिन्यूस डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स। यहाँ पे हमारा बेंजीन में होता क्या, हमारे बेंजीन में जो होता है हमारे 3 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो 3 पाई बॉन्ड्स जो होते हैं वो हमारा कंटिन्यूसली डीलोकलाइज होते रहते हैं, उसी को हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं बेंजीन का। चलिए इसको इस तरीके से समझते हैं। हमारा बेंजीन का हमारा रेजोनेंस जो होता है वो हमारा इस तरीके से होता है। ये हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर है। इसमें हमारा H एटम्स लगे होते हैं। यहाँ पे हमारा जो डबल बॉन्ड्स होते हैं, यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं। यहाँ पे ये जो हमारा ये पाई बॉन्ड जो है वो हमारा इस तरफ रोटेट होगा, ये वाला जो हमारा इस तरफ आ जाएगा और ये वाला इस तरफ आ जाएगा। तो ये वाला हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा इस स्ट्रक्चर में। तो इसी तरीके से हमारा ये जो डबल बॉन्ड्स होते हैं वो जो है कंटिन्यूसली डीलोकलाइज होते रहते हैं, उसी को हम कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो इसका हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ सैक्रिन। हमें जो है सैक्रिन का यूजेज बताने हैं और उसके स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन करना है। हमारा सैक्रिन का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से होता है। और हमारा सैक्रिन के यूजेज जो होते हैं वो हमारे ये होते हैं, इट इज़ यूज फॉर सब्सटीट्यूट फॉर शुगर। ये जो हमारा शुगर की तरह एज अ सब्सटीट्यूट यूज़ करा जाता है। सेकंड आता है, इट इज़ यूज एज प्रिजर्वेटिव्स। और हमारा सैक्रिन जो है वो हमारा प्रिजर्वेटिव्स की तरह यूज़ करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर फिनॉल्स, गिव फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इट। हमें जो है फिनॉल्स के बारे में बताना है कि फिनॉल्स होता क्या है और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बतानी है। इसमें हमारा फिनॉल्स आ जाता है, व्हेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस 1 हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन। हमारा बेंजीन के ऊपर जो हमारे 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, उसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके हम वहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं फिनॉल। नेक्स्ट हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। फिनॉल जो होता है वो हमारा कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन होता है और हमारा सोल्यूबल इन वाटर, मतलब ये जो है इजिली वाटर में सोल्यूबलाइज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव रेजोनेंस स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ रिसोर्सिनॉल। हमें जो है रिसोर्सिनॉल के यूजेज बताने हैं और उसके स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन करना है। बेसिकली हमारा रिसोर्सिनॉल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे हमारा एक बेंजीन होता है जिसमें हमारे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है अटैच होते हैं, उसे हम कहते हैं रिसोर्सिनॉल। यहाँ पे हमारा यूजेज देख लेते हैं। इट इज़ यूज टू ट्रीट एक्ने। ये जो हमारा एक्ने को ट्रीट करने के लिए रिसोर्सिनॉल का यूज़ करा जाता है। इट इज़ यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट्स, और हम डिसइंफेक्टेंट्स की तरह हम जो है रिसोर्सिनॉल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फैट एंड ऑयल्स। हमें जो है फैट और ऑयल्स में डिफरेंस बताना है कि हमारा फैट और ऑयल्स में क्या डिफरेंस होता है। इसमें हमारा फर्स्ट आ जाता है फैट। फैट क्या होता है, हमारा सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। हमारा फैट जो होता है वो हमारा सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। बट हमारा नेक्स्ट आता है ऑयल। ऑयल क्या होता है, हमारा लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऑयल को अगर हम देखेंगे तो हमारा रूम टेम्परेचर पे हमारा ऑयल जो होता है वो हमारे लिक्विड फॉर्म में होते हैं। वहीं अगर हम फैट की बात करें तो फैट जो होता है वो हमारा सॉलिड फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फैट्स सैचुरेटेड फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल। बेसिकली हमारा फैट होता क्या है, फैट में जो होता है हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हमारा ग्लिसरॉल से अटैच होते हैं। वहीं अगर हम ऑयल की बात करें तो ऑयल में क्या होता है, हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स विद ग्लिसरॉल। इसमें जो होता है हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं विद ग्लिसरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन आयोडीन नंबर। बेसिकली हमें जो है आयोडीन नंबर को डिफाइन करना है। आयोडीन नंबर और आयोडीन वैल्यू दोनों ही जो है एक ही चीज़ होती है। ये जो है आपको एग्जाम्स में घुमा फिरा के पूछ सकता है। इसमें हमारा आयोडीन वैल्यू आ जाता है, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन दैट वुड एडेड टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल्स। बेसिकली हमारा यहाँ क्या होता है, हमारा कितने ग्राम्स जो है आयोडीन हम ऐड करवा सकते हैं हमारे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स के साथ, जो कि हमारा 100 ग्राम फैट और ऑयल्स में होते हैं। बेसिकली हमारा फैट और ऑयल्स में हमारे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स भी कहते हैं। अब उन अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स की जगह हम कितने आयोडीन जो है वो हम फिक्स कर सकते हैं, जिससे वो जो है हमारा सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा होता है कि हम कितना हमारा जो आयोडीन रिक्वायर है हमारे उन डबल बॉन्ड्स को कंप्लीट करने के लिए, उसको जो है डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड्स में कन्वर्ट करने के लिए हमारा कितना आयोडीन जो है वो हमारा यूज़ हो रहा है, उसे हम कहते हैं आयोडीन वैल्यू। हर ऑयल की आयोडीन वैल्यू जो होती है वो हमारी डिफरेंट होती है। जितना ज़्यादा आयोडीन वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा उसमें जो है डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से हम जो है किसी भी ऑयल या फिर फैट में हम डबल बॉन्ड्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन एसिडाइल वैल्यू एंड गिव इट सिग्निफिकेंस। हमें जो है एसिडाइल वैल्यू की डिफाइन देनी है और उसके सिग्निफिकेंस के बारे में बताना है। चलिए सबसे पहले हम एसिडाइल वैल्यू के बारे में देख लेते हैं कि एसिडाइल वैल्यू होती क्या है।
mg of KH required to neutralize acetic acid produced by hydrolysis of 1 ग्राम ऑफ एसिटाइलेटेड सब्सटेंस। मतलब जब भी हम एसिटाइलेटेड सब्सटेंस को बॉईल करते हैं, उसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तो उस वहाँ पर जो हमारा एसिटिक एसिड प्रोड्यूस होता है। अब कितना हमारा KOH जो है वो हमारा रिक्वायर्ड है उस एसिटिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसे हम कहते हैं एसिटाइल वैल्यू। नेक्स्ट हम इसके सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। फर्स्ट आता है इट मेजर हाइड्रोक्सी एसिड इन लिपिड्स। ये जो होता है हमारा हाइड्रोक्सी एसिड हमारा कितना प्रेजेंट है हमारे लिपिड में, उसको मेजर करने के लिए हम एसिटाइल वैल्यू का यूज़ करते हैं। सेकंड आता है एसिटाइल वैल्यू इंक्रीजेज फ्री फैटी एसिड्स इंक्रीजेज। मतलब जितनी ज़्यादा हमारी एसिटाइल वैल्यू आएगी उतना ही ज़्यादा हमारा सैंपल में फ्री फैटी एसिड्स प्रेजेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द यूजेज ऑफ ट्राइफिनाइल मीथेन। हमें जो है ट्राइफिनाइल मीथेन के यूजेज बताने हैं। ये हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, इन डाइज, पेंटिंग इंक्स। ये जो होता है हम डाइस की तरह यूज़ करते हैं, और हमारा पेंटिंग करने के लिए हम जो है इसको इंक की तरह यूज़ करा जाता है हमारा ट्राइफिनाइल मीथेन। सेकंड आता है हमारा टेक्सटाइल एप्लीकेशंस। मतलब बहुत सारे मतलब कपड़ों को या फिर हमारा फैब्रिक्स जो होते हैं उनको डाई करने के लिए हम जो है ट्राइफिनाइल मीथेन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गिव फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नेफ्थलीन। हमें जो है नेफ्थलीन की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताना है। इसमें हमारा फर्स्ट आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ये जो होता है हमारा कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर एंड मॉथ बॉल ऑर्डर। मतलब बेसिकली हमारा नेफ्थलीन जो है वो हमारा कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर मतलब वाटर में जो है सही से सॉल्युबलाइज नहीं होता, और इसकी हमारी ऑर्डर जो होती है मतलब खुशबू जो होती है वो हमारी मॉथ बॉल वाली होती है। नेक्स्ट हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट आता है रिडक्शन और सेकंड आता है हमारा ऑक्सीडेशन। सबसे पहले हम रिडक्शन की बात कर लेते हैं। इसमें हम नेफ्थलीन का रिएक्शन कराते हैं Na के साथ इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, और हमारा टेम्परेचर क्या रखते हैं हम 78 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे हमारा जो है 1,4 डाई हाइड्रो नेफ्थलीन बन जाता है। तो बेसिकली हमारा यहाँ पे क्या है, हमारा एक डबल बॉन्ड जो है वो हमारा ब्रेक होके वहाँ पे 2 हाइड्रोजन ग्रुप जो है वो अटैच हो जाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे 1,4 डाई हाइड्रो नेफ्थलीन कह रहे हैं। नेक्स्ट हम ऑक्सीडेशन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हमारा यहाँ पे नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन का हम रिएक्शन करा रहे हैं CrO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CH3COOH। यहाँ पे हमारा जो है 1,4 नेफ्थोक्विनोन बन जाता है। बेसिकली हमारे यहाँ पे जो है 2 ऑक्सीजन एटम जो है वो अटैच हो गए हैं डबल बॉन्ड्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन साइक्लोएल्केन्स। हमें जो है साइक्लोएल्केन्स की डिफाइन देनी है। साइक्लोएल्केन्स आर मोनोसाइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। साइक्लोएल्केन्स जो होते हैं वो हमारे मोनोसाइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मतलब इसमें जो है कोई भी डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे आप जो है यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन लिख सकते हैं। इसका आप चाहें तो इस तरीके से डायग्राम भी बना सकते हैं। साइक्लोप्रोपेन जो है वो हमारा इस तरीके से बनता है, यहाँ पे हमारा जो है ट्राइंगल शेप में हमारा साइक्लोप्रोपेन बनता है, और हमारा स्क्वायर शेप में हमारा जो है साइक्लोब्यूटेन बनता है। तो इस तरीके से हमारा साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन का डायग्राम होता है। तो गाइस इसी के साथ हमारा सेक्शन ए जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमारे जो है 3 क्वेश्चन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से हमें कोई भी 2 क्वेश्चन अपनी चॉइस से करने पड़ते हैं। इसमें हमारा एक क्वेश्चन जो है वो हमारा 10 मार्क्स का होता है, और यहाँ पे हमारा कंप्लीटली सेक्शन बी की बात करें तो हमारा कंप्लीट सेक्शन बी जो है वो हमारा 20 मार्क्स का हो जाता है। चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन विद रिस्पेक्ट टू हेलोजिनेशन विद मैकेनिज्म। हमें जो है हेलोजिनेशन बताना है उसके मैकेनिज्म के साथ। चलिए बात करते हैं हेलोजिनेशन की। When benzene treated with halogen it form हेलोबेंजीन। जब भी हम बेंजीन को रिएक्ट कराते हैं हेलोजन एटम के साथ, तो वो जो हमारा हेलोबेंजीन का फॉर्मेशन करता है। इसको इस तरीके से समझते हैं, ये हमारा बेंजीन है और ये हमारा कोई भी हेलो एटम है। हेलो एटम कौन से होते हैं, जैसे हमारा क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, तो इन्हें हम जो है हेलोजन कहते हैं। तो हम जब भी हेलो एटम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो जो हमारा FeCl की प्रेजेंस में हमारा रिएक्शन होती है, और यहाँ पे हमारा जो है हेलोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है, और वहीं जो है हमारा बाय प्रोडक्ट की तरह हमारा एसिड रिलीज हो जाता है। यहाँ पे अगर हम Cl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे हमारा जो है क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, और यहाँ पे हमारा जो है HCl रिलीज हो जाएगा। HCl क्या होता है, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे हमारा जो है एसिड रिलीज होगा, और यहाँ पे हमारा जो है हेलोबेंजीन फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। इसमें हमारा जो है रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होता है वो हमारा सबसे ज़्यादा होता है हमारा क्लोरीन का, फिर आता है हमारा फ्लोरीन का, और उससे कम होता है हमारा ब्रोमीन का, और सबसे कम होता है हमारा आयोडीन का। नेक्स्ट हमारा आता है मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन। हमें जो है हेलोजिनेशन का मैकेनिज्म देखना है। इसमें हमारा स्टेप 1 आ जाता है एक्टिवेशन। एक्टिवेशन में क्या होता है, हमारा जो भी हमारा कैटलिस्ट है उसका एक्टिवेशन होता है। वहाँ जो है हमारा FeCl3 यूज़ कर रहे हैं। FeCl3 जो है वो हमारा कन्वर्ट हो गया FeCl4 माइनस में, और यहाँ पे हमारा जो है Cl पॉजिटिव जो है वो हमारा जनरेट हो जाएगा। ये जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है ये हमारा सेकेंड स्टेप में रिएक्ट करेगा हमारा बेंजीन के साथ, वही हमारा बता रखा है स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या कर रहा है, हमारा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन। ये जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल बना था ये हमारा अटैक करेगा बेंजीन के ऊपर। यहाँ जो हमारा H एटम है, H एटम के साथ हमारा ये जो कार्बन अटैच है उसके पास जाकर ये जो है अटैक कर देगा, और ये रिएक्शन जो होती है वो हमारी स्लो होती है। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्म हो जाएगा। फिर हमारा थर्ड स्टेप आता है। थर्ड स्टेप में क्या होता है, हमारा डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन में क्या होता है, हमारा ये जो हाइड्रोजन एटम है ये हमारा रिलीज हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा जो है हेलोबेंजीन फॉर्म हो जाएगा। तो यही हमारा बता रखा है कि हमारा ये जो है H एटम जो है वो हमारा रिएक्ट करेगा FeCl4 माइनस के साथ,
और इसका माइनस और इसका ये जो हमारा प्रोटॉन है तो हमारा ये माइनस और पॉजिटिव बन के हमारा HCl बना देगा और हमारा FeCl3 जो है वो हमारा रिलीज हो जाएगा। मतलब यहाँ से हमारा जो है Cl माइनस रिलीज हो गया। अब Cl माइनस और यहाँ पे हमारा जो H एटम है ये दोनों मिलके HCl बना देंगे और यहाँ पे हमारा FeCl4 था, यहाँ से हमारा Cl माइनस रिलीज हुआ तो हमारा FeCl3 बचा। FeCl हमारा कैटलिस्ट एज इट इज़ हमें मिल गया और यहाँ पे हमारा जो है हेलो बेंजीन भी हमें मिल गया। तो बेसिकली हमारा ये हाइड्रोजन एटम जो है वो हमारा रिमूव हो जाता है हमारा थर्ड स्टेप में, जिसे हम कहते हैं डीप्रोटोनेशन। तो उम्मीद है गाइस आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गिव स्ट्रक्चर सिंथेसिस रिएक्शन एंड यूजेस ऑफ एंथ्रेसिन डेरिवेटिव्स। हमें जो है एंथ्रेसिन का स्ट्रक्चर बताना है, सिंथेसिस बतानी है, कैसे हम जो है सिंथेसाइज कर सकते हैं एंथ्रेसिन को, और उसकी रिएक्शंस बतानी है, और फिर हमें जो है एंथ्रेसिन डेरिवेटिव्स के यूजेस बताने हैं। इसमें हम सबसे पहले एंथ्रेसिन के बारे में देख लेते हैं कि एंथ्रेसिन होता क्या है। ये हमारा एंथ्रेसिन का स्ट्रक्चर होता है। एंथ्रेसिन में बेसिकली हमारी 3 बेंजीन रिंग अटैच होती है हमारी सीरीज़ में, उसे हम एंथ्रेसिन कहते हैं। नेक्स्ट हम इसकी सिंथेसिस देख लेते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट मेथड है हमारा बाय हॉवर्थ सिंथेसिस। हम जो है लैब में एंथ्रेसिन को सिंथेसाइज कर सकते हैं बाय हॉवर्थ सिंथेसिस के साथ। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम जो है बेंजीन को रिएक्ट कराते हैं थैलिक एनहाइड्राइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। यहाँ पे हमारा जो है फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन होता है और ये हमारा जो है ओ बेंजोइक एसिड बना देता है और ये हम ओ बेंजोइक एसिड का रिएक्शन कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है 9,10 एंथ्राक्विनोन में। और फिर हम एंथ्राक्विनोन का हम जो है रिडक्शन कराते हैं और यहाँ पर हमारा जो है फॉर्म हो जाता है एंथ्रासिन। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट मेथड में हमारा जो है बाय हॉवर्थ सिंथेसिस में हम इस तरीके से एंथ्रासिन का सिंथेसाइज करते हैं। सेकंड मेथड आता है हमारा एंथ्रासिन के सिंथेसिस का फ्रॉम बेंजाइल क्लोराइड। हम जो है बेंजाइल क्लोराइड की हेल्प से भी हम जो है एंथ्रासिन का सिंथेसिस कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो है 2 बेंजाइल क्लोराइड के ग्रुप ले रहे हैं, उसको हम आपस में रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और यहाँ पे हमारा जो है 9,10 डाईहाइड्रो एंथ्रासिन बन जाता है। फिर हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं जिसके थ्रू हमारा ये 2 हाइड्रोजन जो है वो हमारे रिमूव हो जाते हैं और यहाँ पर हमारा एंथ्रासिन मिल जाता है। थर्ड आता है हमारा बाय एल्ब्स रिएक्शन। बाय एल्ब्स रिएक्शन में क्या करते हैं, हम ओ मिथाइल बेंजोफिनोन को हम रिएक्ट कराते हैं 450 डिग्री सेल्सियस पर। ये हमारा डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है हमारा एंथ्रासिन में और यहाँ पे हमारा जो है वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। तो इस तरीके से हम एंथ्रासिन को सिंथेसाइज कर सकते हैं। फोर्थ आता है हमारा बाय डाई एल्डर रिएक्शन। हम जो डाई एल्डर रिएक्शन की हेल्प से भी हम एंथ्रासिन का सिंथेसिस कर सकते हैं। इसमें हमारा क्या होता है, हम सबसे पहले लेते हैं 1,4-नेप्थोक्विनोन लेंगे, उसका हम रिएक्शन कराएंगे 1,3-ब्यूटाडाइन के साथ और ये जो हमारा कन्वर्ट होगा हमारा इस कंपाउंड में और फिर उसका हम फर्दर रिएक्शन कराते हैं CrO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CH3COOH और यह हमारा जो है कन्वर्ट हो जाएगा 9,10 एंथ्राक्विनोन में और फिर हम उसका जो है रिडक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ जिंक और फिर हमारा वो जो है कन्वर्ट हो जाएगा एंथ्रासिन में। तो इस तरीके से हम जो है एंथ्रासिन को सिंथेसाइज कर सकते हैं लैब्स में। नेक्स्ट हम केमिकल रिएक्शंस देख लेते हैं एंथ्रासिन की। सबसे पहला हमारा आ जाता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होता है, हम एंथ्रासिन लेते हैं, उसको हम HNO3 के साथ रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CH3CO होल ट्वाइस O पे इन प्रेजेंस ऑफ हीट और ये जो हमारा 9 नाइट्रो एंथ्रासिन और हमारा 9,10 डाई नाइट्रो एंथ्रासिन में कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड आता है हमारा फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। इसमें क्या करते हैं, हम एंथ्रासिन लेते हैं, उसको हम जो है एसाइल ग्रुप्स के साथ रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और ये जो होता है हमारा डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है हमारा 9 एसिटाइल एंथ्रासिन में। थर्ड आता है हमारा रिडक्शन। रिडक्शन में क्या करते हैं, हम एंथ्रासिन लेते हैं, उसका रिएक्शन कराते हैं हम Na/इथेनॉल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ हीट और वो जो हमारा कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली 9,10 डाईहाइड्रो एंथ्रासिन में। फोर्थ करते हैं हम ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं, हम एंथ्रासिन लेते हैं, उसको हम रिएक्शन कराते हैं Na2Cr2O7 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और ये जो हमारा डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है 9,10 एंथ्राक्विनोन में। तो इस तरीके से हमारा केमिकल रिएक्शन थी हमारी एंथ्रासिन की। नेक्स्ट हम इसके यूजेस देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ हम जो है एंथ्रासिन और उसके डेरिवेटिव्स का यूज़ कर सकते हैं। यूजेस देखते हैं हम। इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ एंथ्राक्विनोन। एंथ्राक्विनोन के मैन्युफैक्चरिंग में जो है हम यूज़ करते हैं एंथ्रासिन का। और एंथ्रासिन के डेरिवेटिव्स को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ये जो हमारा डाइज में यूज़ होता है, प्रिजर्वेटिव्स में यूज़ होता है हमारा वुड में और हमारा इंसेक्टिसाइड्स की तरह यूज़ होता है हमारा क्रॉप्स में और हमारा एंटी कैंसर एजेंट्स की तरह भी हम एंथ्रासिन डेरिवेटिव्स को यूज़ करते हैं। इसका हमारा सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव जो है वो हमारा है 9,10 एंथ्राक्विनोन। आप जो इसको एग्जाम्पल के रूप में हम लिख सकते हैं, डेरिवेटिव्स में हमारा एग्जाम्पल आ जाएगा 9,10 एंथ्राक्विनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन बेयर स्ट्रेन थ्योरी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन्स एंड गिव इट्स लिमिटेशंस। हमें जो है बेयर स्ट्रेन थ्योरी को एक्सप्लेन करना है डिटेल में और उसकी लिमिटेशंस के साथ। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है एडोल्फ बेयर प्रपोज्ड इन 1885। हमारे बेयर स्ट्रेन थ्योरी जो है वो हमारे एडोल्फ बेयर ने दी थी 1885 में। ही एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ स्टार्टिंग फ्यू साइक्लोएल्केन्स। इन्होंने जो है कुछ स्टार्टिंग के साइक्लोएल्केन्स की स्टेबिलिटी के बारे में बताया था। ही एज्यूम दैट ऑल साइक्लोएल्केन्स आर प्लेनर्स। इन्होंने एज्यूम करा था कि सभी साइक्लोएल्केन्स जो होते हैं वो हमारे प्लेनर होते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लो एल्केन्स डिपेंड अपॉन एंगल स्ट्रेन, और इन्होंने बताया था कि हमारी स्टेबिलिटी जो होती है साइक्लो एल्केन्स की वो डिपेंड होती है हमारे एंगल स्ट्रेन पे। एंगल स्ट्रेन इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। जैसे जैसे हमारा एंगल स्ट्रेन बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी स्टेबिलिटी जो होती है साइक्लो एल्केन्स की वो डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन क्या होता है? एंगल डिफरेंस बिटवीन डिजायर्ड एंगल एंड एक्चुअल एंगल। मतलब एंगल स्ट्रेन है क्या कि हमारा एक्चुअल एंगल और हमारा डिजायर्ड एंगल में कितना डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं एंगल स्ट्रेन। नेक्स्ट हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। एग्जांपल में हमारा आ जाता है साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन का हमने एंगल स्ट्रेन निकाल रखा है। हमारा जो साइक्लोप्रोपेन का हमारा जो डिजायर्ड एंगल है वो है हमारा 109 डिग्री 28 मिनट्स। उसमें से हम जो है एक्चुअल एंगल को माइनस कर देंगे। एक्चुअल एंगल हमारा कितना है? 60 डिग्री। तो हम जब 109 डिग्री 28 मिनट में से हम जो है 60 डिग्री को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमारा एंगल स्ट्रेन निकल आएगा साइक्लोप्रोपेन का 49 डिग्री 28 मिनट्स। तो इस तरीके से हम जो है किसी भी साइक्लो एल्केन्स का हम जो है एंगल स्ट्रेन निकाल सकते हैं। सिंपल हमें जो है डिजायर्ड एंगल में से एक्चुअल एंगल को माइनस करना है। फिर हम इसके स्टेबिलिटी ऑर्डर देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी स्टेबिलिटी ऑर्डर एज फॉलो। हमारा बेयर स्ट्रेन थ्योरी ने जो है स्टेबिलिटी ऑर्डर बताया था हमारा साइक्लो एल्केन्स का। इसके अकॉर्डिंग हमारा आता है कि हमारा साइक्लोप्रोपेन जो होता है वो हमारा सबसे कम स्टेबल होता है। उस साइक्लोप्रोपेन से ज़्यादा स्टेबल होता है हमारा साइक्लोब्यूटेन, और साइक्लोब्यूटेन से ज़्यादा स्टेबल होता है हमारा साइक्लोहेक्सेन, और साइक्लोहेक्सेन से हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है हमारा साइक्लोपेंटेन। हमारा बेयर स्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारा साइक्लोपेंटेन जो है वो हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। नेक्स्ट हम इसकी लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं। लिमिटेशंस ऑफ बेयर स्ट्रेन थ्योरीज। बेयर स्ट्रेन थ्योरीज की कौन कौन सी लिमिटेशंस थी? इसमें हमारा फर्स्ट आता है हायर साइक्लो एल्केन्स नॉट फॉलो दिस रूल्स। जो भी हमारा साइक्लोहेक्सेन या फिर साइक्लोपेंटेन से ज़्यादा जो बड़े हायर साइक्लो एल्केन्स है वो इस थ्योरी को, इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। ये जो इन्होंने रूल दिया था कि हमारा एंगल स्ट्रेन जो है वो हमारा डिपेंड होता है हमारा स्टेबिलिटी पे, बट हमारे हायर साइक्लो एल्केन्स जो होते हैं वो हमारा इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। सेकंड पॉइंट आता है नॉट एक्सप्लेन रिंग ओपनिंग रिएक्शंस। इन्होंने जो है रिंग ओपनिंग रिएक्शंस को एक्सप्लेन नहीं करा था। थर्ड पॉइंट आता है अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी साइक्लोपेंटेन इज मोर स्टेबल देन साइक्लोहेक्सेन। अगर हम बेयर स्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग हम इसकी स्टेबिलिटी देखें तो हमारा साइक्लोपेंटेन जो होता है वो हमारा ज़्यादा स्टेबल होता है साइक्लोहेक्सेन के, बट रियलिटी में इसका अपोजिट होता है। हमारा साइक्लोहेक्सेन जो होता है वो हमारा ज़्यादा स्टेबल होता है साइक्लोपेंटेन से। तो ये हमारी कुछ लिमिटेशंस थी बेयर स्ट्रेन थ्योरीज की। इसी के साथ हमारा सेक्शन बी जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है गाइस आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में टोटल 7 क्वेश्चन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से हमें कोई भी अपनी चॉइस से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ते हैं। इसमें हमारा एक क्वेश्चन जो है वो हमारा 7 मार्क्स का होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो सेक्शन सी जो है वो हमारा कंप्लीट 35 मार्क्स का होता है। चलिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है गिव स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ DDT, BHC एंड क्लोरामिन टी। इसमें जो है हमें DDT, BHC और क्लोरामिन टी का हमें जो है स्ट्रक्चर बताना है। इसमें हमारा सबसे पहले आता है DDT। DDT की फुल फॉर्म देखें तो इसका हमारा फुल फॉर्म आती है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। इसका स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरीके से होता है। नेक्स्ट हम इसके यूजेस देख लेते हैं। इट इज़ यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड्स। ये जो होता है हमारा इंसेक्टिसाइड्स की तरह यूज़ करा जाता है। एंड इट इज़ यूज्ड इन पेस्टिसाइड्स, और ये जो होता है हमारा पेस्टिसाइड्स की तरह यूज़ करा जाता है। सेकंड आता है हमारा BHC। BHC की फुल फॉर्म देखें तो BHC की फुल फॉर्म आती है हमारी बेंजीन हेक्साक्लोराइड। हमारा बेसिकली इसमें जो है इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। इसमें हमारा जो एक बेंजीन होता है, और बेंजीन में जो हमारे 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उसको रिमूव करके हमारा 6 क्लोराइड ग्रुप अटैच होते हैं। तो हमारा इसलिए इसका नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। हेक्सा का मतलब होता है 6, और क्लोराइड जो हमारा यहाँ पर 6 क्लोराइड ग्रुप जो है वो अटैच है, तो इसलिए हम जो है इसको बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहते हैं। नेक्स्ट हम इसके यूजेस देख लेते हैं। इट इज़ यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड्स। इसको भी हम जो है इंसेक्टिसाइड्स की तरह यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट लाइस, और ये जो हमारा लाइस को ट्रीट करने के लिए यूज़ करा जाता है। थर्ड आता है हमारा क्लोरामिन टी। क्लोरामिन टी का भी हमें स्ट्रक्चर और यूजेस के बारे में बात करनी है। इसका स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरीके से होता है। नेक्स्ट हम इसके यूजेस देख लेते हैं। इट इज़ यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट्स। ये जो होता है हमारे डिसइंफेक्टेंट्स की तरह यूज़ करा जाता है। सेकंड आता है इट इज़ यूज्ड इन डेंटल प्रोडक्ट्स, और ये जो होता है हमारे डेंटल प्रोडक्ट्स में यूज़ करा जाता है। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद है गाइस आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन एरोमेटिक अमीन्स। हमें जो है एरोमेटिक अमीन्स को डिफाइन देना कि एरोमेटिक अमीन्स होते क्या हैं, उनके बारे में बताना है। और फिर क्या करना है, हमें गिव रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन, और फिर हमें जो है एनिलीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बताना है। एक्सप्लेन बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमीन्स एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। फिर हमें जो है बेसिसिटी बतानी है एरोमेटिक अमीन्स की, और फिर हमें जो है इफेक्ट्स बताने कि हमारा कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा बेसिसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए आइए देख लेते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट आता है एरोमेटिक अमीन्स होते क्या हैं। When NH2 ग्रुप रिप्लेस 1 हाइड्रोजन एटम ऑन बेंजीन एंड इट फॉर्म्ड एरोमेटिक अमीन्स। बेसिकली इसमें क्या होता है हमारा, इसको स्ट्रक्चर के थ्रू समझिए। ये हमारा बेंजीन होता है। बेंजीन में हमारे 6 हाइड्रोजन एटम होते हैं। अगर हम इसमें से कोई भी एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देते हैं हम NH2 ग्रुप से,
अगर हम NH2 ग्रुप से हम इसको एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देते हैं तो ये हमारा बन जाता है एरोमेटिक अमीन्स। तो इस तरीके से हमारा एरोमेटिक अमीन्स का स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं एनिलीन का। एनिलीन का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, हमारा N एटम के ऊपर जो हमारे लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, लोन पेयर जो है वो हमारे यहाँ पे शिफ्ट होंगे और ये जो हमारा डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। अब ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव और यहाँ पे हमारा नेगेटिव जनरेट हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव और ये लोन पेयर दोनों मिलकर यहाँ जो है डबल बॉन्ड्स क्रिएट कर देंगे और यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये हमारा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। वही हमारा बता रखा है, ये वाला डबल बॉन्ड जो था वो हमारा ब्रेक हो चुका है। अब यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड आ गया और ये वाला हमारा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर हो चुका है। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज जो है इस वाले डबल बॉन्ड्स को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। अब ये वाला डबल बॉन्ड जो है वो हमारा ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव जनरेट होगा और यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज ये दोनों मिलके जो है डबल बॉन्ड बना लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज जो है इस तरीके से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ये वाला नेगेटिव चार्ज जो है वो इस तरीके से यहाँ पे शिफ्ट हो गया और ये वाला डबल बॉन्ड जो है वो हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। तो इस तरीके से हमारा ये होता है। फिर हमारा ये क्या करेगा, हमारा ये वाला नेगेटिव चार्ज जो है वो हमारा इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। और फिर हमारा ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव ये दोनों मिलके हमारा जो है इस तरीके से बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे और ये वाला नेगेटिव चार्ज जो है वो हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी कंपाउंड का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमीन्स की, कि हमारा एरोमेटिक अमीन्स बेसिसिटी क्यों शो करते हैं। अमीन्स आर बेसिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। बेसिकली हमारा अमीन्स जो होते हैं वो हमारा बेसिक नेचर के होते हैं क्योंकि उनके पास जो होता है हमारा लोन पेयर प्रेजेंट होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन एन एटम्स। क्योंकि हमारा अमीन्स जो है हम अमीन्स है, अब ये वाले अमीन्स है, अब ये जो हमारा एन एटम है, एन एटम के ऊपर हमारे जो है ये लोन पेयर प्रेजेंट है। तो इस वजह से ये जो हमारा बेसिसिटी शो करता है। एंड इट कैन डोनेट ईजिली एंड हैंस इट एक्ट एज लुइस बेस। और ये जो होता है इस लोन पेयर को जो है ईजिली डोनेट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो हमारा लुइस बेस की तरह एक्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमारा अमीन्स जो होता है एरोमेटिक अमीन्स वो बेसिसिटी शो करते हैं। बेसिसिटी ऑर्डर्स जो होता है वो इस डायरेक्शन में होता है कि हमारा 2 डिग्री अमीन्स जो होते हैं वो हमारे सबसे ज़्यादा बेसिक होते हैं, फिर आता हमारा 3 डिग्री अमीन्स और फिर आता हमारा 1 डिग्री अमीन्स और सबसे एंड में आता हमारा एरोमेटिक अमीन्स। एरोमेटिक अमीन्स जो होते हैं वो हमारे सबसे कम बेसिक होते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स की। इसमें हमें स्टडी करनी है कि जब भी हम कोई भी ग्रुप का एडिशन कराते हैं या फिर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स लगाते हैं कोई भी एरोमेटिक अमीन्स में, तो उसकी बेसिसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में हमें इसमें स्टडी करनी है। बेसिकली हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स की बात आती है तो यहाँ पे हमारा जो है सिर्फ 2 तरीके के सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, या तो वो हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा या फिर हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा। चलिए बात करते हैं हम पहले वाले की, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कौन से होते हैं, ये वो ग्रुप्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेते हैं। इसमें हमारा एग्जाम्पल आता है फ्लोराइड, क्लोराइड, नाइट्रो और साइनाइड। तो ये ग्रुप्स कौन से होते हैं जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेंगे। अब जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है हमारे एरोमेटिक अमीन्स में वो डिक्रीज हो जाती है। अब जैसे ही हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो उनकी स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो हमारा बेसिसिटी जो होती है वो हमारी डिक्रीज हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो हमारा बेसिसिटी को डिक्रीज करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जैसा कि आप इसके नाम से समझ सकते हैं कि ये वो ग्रुप्स होते हैं जो कि अपनी डेंसिटी को भी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भी एरोमेटिक अमीन्स में डोनेट कर देते हैं। इन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। इसमें हमारा एग्जांपल आ जाता है NH2, OH एंड OR। तो ये हमारे ग्रुप्स हैं जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। अब ये जब भी हमारा एरोमेटिक अमीन्स के साथ अटैच करते हैं तो ये क्या होता है, हमारा ये जो है अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भी उसको दे देंगे, जिसकी वजह से हमारा एरोमेटिक अमीन्स में जो हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी। अब जैसे ही हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो हमारी इंक्रीज होगी तो हमारी स्टेबिलिटी जो होती है वो हमारी डिक्रीज हो जाएगी। अब जैसे हमारी स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी तो हमारा बेसिसिटी जो होती है वो हमारी इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा ये इफेक्ट करता है हमारा बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमीन्स। अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे तो हमारा बेसिसिटी इंक्रीज होगी, और अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो हमारा बेसिसिटी डिक्रीज होगी। तो उम्मीद है गाइस आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन डिटर्मिनेशन ऑफ स्पूनिफिकेशन वैल्यू ऑफ फैट एंड ऑयल्स। हमें जो है प्रिंसिपल बताना है कि कौन सा प्रिंसिपल हमारा इन्वॉल्व होता है स्पूनिफिकेशन वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए। इसमें हमारा स्पूनिफिकेशन वैल्यू समझ लेते हैं कि स्पूनिफिकेशन वैल्यू होता क्या है। स्पूनिफिकेशन वैल्यू क्या होता है, हमारा नंबर ऑफ mg ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू स्पूनिफाई 1 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल्स। बेसिकली अगर स्पूनिफिकेशन वैल्यू को हम समझे तो हमारा स्पूनिफिकेशन वैल्यू जो है वो हमारा शो करती है कि कितना हमारा KOH जो है वो हमारा रिक्वायर्ड है 1 ग्राम फैट और ऑयल्स को स्पूनिफाई करने के लिए। अगर हम इसको नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो बेसिकली इसमें होता क्या है, हमारा ये जो KOH है वो हमारा डिसोसिएट होता है हमारा K+ में और हमारा OH नेगेटिव में।
अब ये यहाँ से हमारा जो है बेस होता है, अब ये OH जो है वो हमारा बेसिक है। अब ये बेसिक जो है वो हमारा एसिड के साथ रिएक्ट होता है और वो वहाँ पर जो हमारा सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। अब आप सभी को पता है जब भी हमारा बेस और एसिड का रिएक्शन होता है तो वहाँ पर हमारा सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। तो वही हमारा जो डिटरमाइन करता है कि हमारा कितना एसिड कंटेंट है हमारा फैट और ऑयल्स में। जितना ज़्यादा एसिड कंटेंट होगा उतना ही ज़्यादा इसमें OH जो है रिक्वायर्ड होगा। अब जितना ज़्यादा OH होगा उतना ही ज़्यादा हमारा जो है स्पूनिफिकेशन वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से हम जो है एसिड कंटेंट को डिटरमाइन करते हैं फैट और ऑयल्स में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। स्पूनिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच द फैटी एसिड्स इन द ट्राइग्लिसराइड्स और फैट्स आर हाइड्रोलाइज्ड बाय एन एल्कलाई टू गिव ग्लिसरॉल एंड सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। वही हमारा बता रखा था, जो हमारा QH में जो हमारा OH ग्रुप था वो हमारा रिएक्ट करेगा फैटी एसिड्स के साथ और उसके साथ जो रिएक्ट करके वो जो हमारा सॉल्ट बना देगा फैटी एसिड्स के। बेसिकली हमारे इसका प्रिंसिपल क्या कहता है, स्पूनिफिकेशन जो है एक प्रोसेस है जिसमें हमारा फैटी एसिड जो होता है हमारा ट्राइग्लिसराइड में या फिर हमारा जो ऑयल्स या हमारा फैट्स में जो भी हमारा फैटी एसिड प्रेजेंट है उसको हम हाइड्रोलाइज कर देते हैं हमारा एल्कलाई के हेल्प से। हम जो है एल्कलाई कौन सा यूज़ कर रहे हैं, हमारा KOH। हमारा QH के साथ जब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो हमारा ये क्या होता है, हमारा OH जो है वो हमारा फैटी एसिड्स के साथ रिएक्ट करके वहाँ पर हमारा जो है सॉल्ट फॉर्मेशन कर लेगा, हमारा फैटी एसिड्स के सॉल्ट बना देगा और वहाँ पर हमारा ग्लिसरॉल जो है वो हमारा रिलीज हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका प्रिंसिपल होता है। नेक्स्ट अब हम इसकी प्रोसीजर की बात करते हैं कि किस तरीके से हम जो है किसी भी अननोन फैट या ऑयल्स की हम जो है स्पूनिफिकेशन वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट स्टेप आता है, अ नॉन क्वांटिटी ऑफ फैट एंड ऑयल्स इज रिफ्लक्स्ड विद एन एक्सेस ऑफ एल्कोहलिक QH। हमारा एल्कोहलिक QH जो हम एक्सेस क्वांटिटी में डाल देंगे और हमारा जो भी फैट या ऑयल जिसका भी हमें जो है स्पूनिफिकेशन वैल्यू डिटरमाइन करनी है उसको भी हम जो है एक्सेस ऑफ एल्कोहलिक QH के साथ डाल के उसका जो है रिफ्लेक्स पर रख देंगे। आफ्टर स्पूनिफिकेशन इट टाइट्रेट अगेंस्ट स्टैंडर्ड 0.5 मोलर HCl। और फिर हमारा जो है स्पूनिफिकेशन होने के बाद जो है उसको रिफ्लक्स होने के बाद उसको जो हम टाइट्रेट करेंगे स्टैंडर्ड 0.5 मोलर HCl के साथ। एंड नोट द रीडिंग A। और फिर हम जो है उसकी रीडिंग को नोट कर लेंगे एज A एंड रिपीट अबव स्टेप विदाउट सैंपल। और फिर जो हमारा सेम स्टेप हम जो है रिपीट करेंगे बिना सैंपल के। बिना सैंपल के हम जो है यहाँ पे जो भी हमारा फैट या ऑयल्स ले रहे थे उसको हम हटा देंगे, उसको नहीं लेंगे और सिंपली हम जो है KOH को हम जो है टाइट्रेट करेंगे 0.5 मोलर HCl के साथ। तो वो हमारा जो है रीडिंग आएगी उसे हम कहेंगे B। फिर हम जो है उसको दोनों रीडिंग को हम जो है A और B दोनों को हम जो है इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो इसके थ्रू हम जो है स्पूनिफिकेशन वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है गाइस आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वाई फिनॉल आर एसिडिक इन नेचर। इसमें हमें बताना है कि हमारा फिनॉल जो होता है वो हमारा एसिडिक नेचर का क्यों होता है, उसका रीज़न देना है। एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। और फिर उसके बाद जो हमें इफेक्ट बताना कि हमारा जो है कोई भी सब्सटीट्यूएंट अगर ऐड कराते हैं हम फिनॉल्स में तो उसकी एसिडिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसकी एसिडिटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं। इसमें हमारा सबसे पहले देखते हैं एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स कि हमारा फिनॉल जो होता है वो हमारा एसिडिक नेचर क्यों शो करता है। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलर OH बॉन्ड्स। बेसिकली हमारा ये क्या कह रहा है कि हमारा फिनॉल में जो होता है हमारा पोलर OH बॉन्ड्स होता है जिसकी वजह से वो जो है एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ये बेंजीन है, बेंजीन में हमारे 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। अब 6 में से कोई भी एक हाइड्रोजन का हम रिमूव करके वहाँ पर OH ग्रुप लगा देंगे, ये हमारा बन जाएगा फिनॉल। अब ये फिनॉल का अगर OH ग्रुप हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो हमारा इस तरीके से होता है, हमारा ये O और ये हमारा अटैच होता है H से। तो ये वाला जो हमारा बॉन्ड होता है इसे हम कहते हैं OH बॉन्ड। अब ये क्या होता है, हमारा O जो है वो हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस वजह से ये जो हमारा हाइड्रोजन की भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड होता है ये हमारा ज़्यादा पोलर हो जाएगा। तो हमारा ये ज़्यादा पोलर हो जाएगा तो इस वजह से ये जो है जब भी फिनॉल डिसोसिएट होगा तो बहुत ईजिली ये जो है H+ आयन को रिलीज कर देगा। अब जो भी कंपाउंड ईजिली H+ आयन को रिलीज कर देता है वो उतना ही हमारा जो है एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। जितनी जल्दी वो H+ आयन रिलीज कर देगा उतना ही ज़्यादा वो जो है एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। तो इस तरीके से हमारा फिनॉल जो है वो हमारा एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल बिकॉज बोथ फिनॉल एंड फिनॉक्साइड आयन स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। बेसिकली आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारा ये जो है फिनॉल का स्ट्रक्चर है। अब फिनॉल में हमारा जो है ये H+ आयन जब रिलीज होगा तो यहाँ पे हमारा जो नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा O पे। अभी नेगेटिव चार्ज क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन जो है वो हमारा डायरेक्टली कनेक्ट है हमारे कार्बन से, मतलब डायरेक्टली कनेक्ट है हमारे रिंग से। तो हमारा ये नेगेटिव चार्ज जो है वो हमारा रिंग में चला जाएगा और रिंग में जाकर हमारा जो है ये रेजोनेंस के थ्रू हमारा जो है स्टेबलाइज हो जाएगा। तो इस वजह से हमारा ये यहाँ पे कह रहा है कि हमारा ये जो हमारा फिनॉल और हमारा फिनॉक्साइड आयन जो है वो हमारा स्टेबलाइज हो जाता है रेजोनेंस की वजह से। तो इस वजह से हमारा जो है ये फिनॉल जो होता है वो हमारा ज़्यादा एसिडिक होता है हमारा अल्कोहल से। बट हमारा अल्कोहल में ऐसा नहीं होता। तो हमारा अल्कोहल में क्या होता है, हमारा OH बॉन्ड जो होता है
अब इथेनॉल है, इथेनॉल में जो हमारा H+ आयन जब रिलीज होगा तो हमारा ऑक्सीजन पे जब नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा तो उसको हमारा जो है स्टेबलाइज करने के लिए या फिर कंपनसेट करने के लिए कोई भी वहाँ पर रिंग प्रेजेंट नहीं है जो कि उस नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस के थ्रू या फिर किसी और प्रोसीजर के थ्रू उसको जो है स्टेबलाइज कर दे। तो इस वजह से हमारा एल्कोहल जो होता है वो हमारा कम एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू फिनॉल। और वही हमारा बता रखा है कि हमारा फिनॉल जो है वो हमारा ज़्यादा एसिडिक है क्योंकि वहाँ पर जो हमारा बेंजीन रिंग होती है और बेंजीन रिंग में वहाँ पर रेजोनेंस होता है। तो इस तरीके से हमारा फिनॉक्साइड आयन जो होता है वो हमारा ज़्यादा स्टेबल होता है। नेक्स्ट हमारा आता है इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। अगर हम फिनॉल्स में कोई भी सब्सटीट्यूएंट लगाते हैं, सब्सटीट्यूएंट ग्रुप अटैच करते हैं तो उसमें हमारा जो है फिनॉल की एसिडिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब कोई भी सब्सटीट्यूएंट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले सब्सटीट्यूएंट्स आ जाते हैं। सब्सटीट्यूएंट्स जो होते हैं वो हमारे दो तरीके के होते हैं, या तो हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा या फिर हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा। अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो हमारा स्टेबिलिटी जो होती है वो हमारी इंक्रीज होएगी, और स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो हमारा एसिडिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की वजह से हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से हमारा स्टेबिलिटी जो होती है वो हमारी डिक्रीज हो जाती है। अब स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी तो हमारा एसिडिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा जो है इफेक्ट होता है हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स का। अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो एसिडिटी इंक्रीज होगी, अगर हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाएंगे तो हमारा एसिडिटी डिक्रीज होगी। गाइस इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर इन्वॉल्व इन एस्टिमेशन ऑफ एसिड वैल्यू ऑफ ऑयल एंड फैट। हमें जो है प्रिंसिपल और प्रोसीजर बताना है हमें एसिड वैल्यू का। इसमें हमारा सबसे पहले प्रिंसिपल आ जाता है, इट इज डिटरमाइंड बाय डायरेक्टली टाइट्रेटिंग द फैट एंड ऑयल्स इन एल्कोहलिक मीडियम अगेंस्ट स्टैंडर्ड KOH सॉल्यूशन। इसमें क्या करते हैं हम फैट और ऑयल्स का हमें जिसका एसिड वैल्यू डिटरमाइन करना है उसको हम लेते हैं, उसको जो है एल्कोहलिक मीडियम में हम जो है टाइट्रेट करते हैं KOH सॉल्यूशन के साथ, और इस तरीके से हम जो है एसिड वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट अब हम इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। डिसॉल्व 10 ग्राम ऑफ सैंपल इन 50 ml ऑफ मिक्सचर ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल एंड ईथर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इथेनॉल और ईथर का हम जो है इक्वल वॉल्यूम का मिक्सचर प्रिपेयर कर लेंगे। हमने 50 ml जो है मिक्सचर प्रिपेयर कर लिया। अब 50 ml मिक्सचर में हम जो है 10 ग्राम जो है सैंपल डालेंगे, उसको अच्छी तरीके से डिसॉल्व करेंगे। यहाँ पे सैंपल क्या है हमें जी, ये जो ऑयल और फैट जिसका हमें जो है एसिड वैल्यू मेजर करना है उसको हम जो है सैंपल के तौर पर लेंगे और उसको अच्छी तरीके से डिसॉल्व करेंगे। Then neutralize with 0.1 मोलर KOH एंड एड फिनोफ्थलीन एज इंडिकेटर। और फिर क्या करेंगे हम उसको जो है फिनोफ्थलीन इंडिकेटर उसमें डाल के और फिर उसको जो है न्यूट्रलाइज करेंगे 0.1 मोलर KOH के साथ। फिर हम क्या करेंगे, हमने जो है इंडिकेटर डाल के उसको जो है टाइट्रेट कर लेंगे उसको 0.1 मोलर KOH के साथ, और फिर हम जो भी रीडिंग आएगी उसको नोट कर लेंगे और फिर हम जो है उसको जो है इसमें डाल के इजीली एसिड वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। ये हमारा एसिड वैल्यू का फॉर्मूला है 5.61 मल्टीप्लाई बाय एन क्या हमारा रीडिंग, जो भी हमारी रीडिंग आएगी उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, और डब्ल्यू क्या हमारा सैंपल वेट। सैंपल वेट हमने कितना लिया था 10 ग्राम, तो हम यहाँ पे 10 लिख देंगे और जो भी हमारी रीडिंग आएगी उसको हम एन की जगह रख देंगे। तो इस तरीके से हम जो है एसिड वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम इसके सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। इट मेजर द अमाउंट ऑफ फ्री फैटी एसिड्स। ये जो होता है हमारा हेल्प करता है फ्री फैटी एसिड्स को मेजर करने के लिए कि कितना हमारा ऑयल और फैट में हमारा फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट है। सेकंड आता है एसिड वैल्यू इंक्रीजेज ऑयल इज़ अनसेफ फॉर ह्यूमन कंजप्शन। जितना ज़्यादा हमारा एसिड वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा हमारा ऑयल जो है वो हमारा अनसेफ होगा हमारा ह्यूमन कंजप्शन के लिए। तो ये था हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ एसिड वैल्यू। उम्मीद है गाइस आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव स्ट्रक्चर सिंथेसिस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डाइफिनाइल मीथेन। हमें जो है स्ट्रक्चर बताना है, सिंथेसिस बतानी है और इंपॉर्टेंस बताना है हमारा डाइफिनाइल मीथेन का। हमारा डाइफिनाइल मीथेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, हमारा बीच में हमारा मिथाइल ग्रुप होता है और यहाँ पे हमारे दो जो है फिनाइल ग्रुप अटैच होते हैं। तो इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट हम इसकी सिंथेसिस देख लेते हैं। ईजिली हम जो है कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू हम जो है इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसमें हमारा ये वाला ग्रुप जो है वो हमारा बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और ये जो हमारा डाइफिनाइल मीथेन बना देगा और यहाँ पे हमारा HCl रिलीज हो जाएगा। सेकंड मेथड आता है हमारा फ्रॉम बेंजीन। हम जो है दो मॉलिक्यूल्स लेंगे हम बेंजीन के, उसको हम रिएक्ट कराएंगे CH2Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और ये जो है हमारा डाइफिनाइल मीथेन बना देगा। थर्ड आता है हमारा फ्रॉम बेंजोफिनोन। हम सिंपल बेंजोफिनोन लेते हैं, उसको हीट देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HI फॉस्फोरस और वो जो हमारा डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है हमारा डाइफिनाइल मीथेन में। फोर्थ आता है हमारा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हम जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हैं, उसको रिएक्ट कराते हैं हम बेंजाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HI या फिर फॉस्फोरस और वो जो हमारा डायरेक्टली कन्वर्ट होता है हमारा डाइफिनाइल मीथेन में। तो इस तरीके से हम जो है डाइफिनाइल मीथेन की सिंथेसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डाइफिनाइल मीथेन। हम जो है इसमें देखना है कि हम कहाँ हम जो है डाइफिनाइल मीथेन का यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट आता है हमारा इट इज़ यूज्ड इन सोप इंडस्ट्रीज फॉर फ्रेग्रेंस। ये जो था हमारा फ्रेग्रेंस के लिए हमारा जो है सोप इंडस्ट्रीज में यूज़ करा जाता है। इट इज़ यूज्ड एज पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। ये जो था हमारा पेस्टिसाइड्स की तरह और इंसेक्टिसाइड्स की तरह यूज़ करा जाता है। थर्ड आता है इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीथेन। हमारा ये जो था हमारा पॉलीथेन की मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ करा जाता है।
तो गाइस इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन सेसेमोर थ्योरी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन्स एंड गिव रिएक्शन ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन। सबसे पहले हमें जो है सेसेमोर थ्योरी को एक्सप्लेन करना है और फिर हमें जो है साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन की रिएक्शंस बतानी है। चलिए सबसे पहले हम सेसेमोर थ्योरी देख लेते हैं। सेसे एंड मोर प्रपोज दिस थ्योरी इन 1918। हमारा 1918 में सेसे और मोर ने मिलकर ये थ्योरी को प्रपोज करा था। दे एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन एंड हायर साइक्लोएल्केन्स, और इन्होंने जो है साइक्लोहेक्सेन और हायर साइक्लोएल्केन्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करा था। अकॉर्डिंग टू सेसेमोर थ्योरी साइक्लोएल्केन्स आर नॉट इन अ प्लेन। सेसेमोर थ्योरी कहती है कि हमारे साइक्लोएल्केन्स जो होते हैं वो हमारा प्लेनर नहीं होते हैं, जैसा कि हमारा बेयर्स थ्योरी ने कहा था कि हमारा सभी साइक्लोएल्केन्स जो होते हैं वो हमारा प्लेनर होते हैं, बट ये इन्होंने कहा था कि हमारा साइक्लोएल्केन्स जो होते हैं वो हमारा प्लेनर नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट आता है, he proposed that higher member ring can free from strain if all ring carbon are not forced into one plane। अगर हम इन्होंने बताया था कि अगर हम रिंग के सभी कार्बन्स को सिंगल प्लेन में अगर फोर्स ना करें तो हमारी हायर मेंबर रिंग जो है वो हमारी उन पे बिल्कुल भी स्ट्रेन नहीं होगा। दीज आर स्ट्रेनलेस अस द कार्बन एटम्स लाइज इन डिफरेंट प्लेन्स। और ये जो होता है हमारा स्ट्रेनलेस होंगी क्योंकि हमारा सभी कार्बन एटम्स जो है वो हमारे डिफरेंट प्लेन्स में प्रेजेंट है। एंड द नॉर्मल एंगल इज रिटेन्ड। हमारा जो है नॉर्मल एंगल अगर हमारा वहाँ पे स्ट्रेन नहीं होगा तो हमारा नॉर्मल एंगल ईजिली हमारा रिटेन हो जाएगा। और हमारा नॉर्मल एंगल कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो ये जो हमारा ईजिली रिटेन हो जाएगा अगर हमारा जो है सभी कार्बन एटम्स को जो है रिंग के सभी कार्बन एटम्स को डिफरेंट प्लेन में अगर हम लाई करेंगे तो इन्होंने जो है सेसेमोर थ्योरी ने ये थ्योरी दी थी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन की रिएक्शंस के बारे में। साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन गिव टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ये जो हमारा दो तरीके की रिएक्शन देते हैं। फर्स्ट आता है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और सेकंड आता है हमारा एडिशन रिएक्शन। चलिए एक एक करके इस दोनों को देख लेते हैं। फर्स्ट आता है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें होता क्या हमारा वन हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बट रिंग डज नॉट अफेक्टेड। इसमें जो होता है हमारा एक हाइड्रोजन एटम जो है वो हमारा रिप्लेस हो जाता है अनदर एटम के साथ, और हमारा इसमें जो है रिंग जो है वो हमारी बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होती, मतलब रिंग में कोई भी चेंज नहीं आएगा, एक हाइड्रोजन एटम सिंपल रिप्लेस हो जाएगा। इसमें हमारा फर्स्ट आता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में होता क्या है, इट ऑकर इन यूवी रेडिएशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो हमारा यूवी रेडिएशन की प्रेजेंस में होता है। इसमें हमारा साइक्लोप्रोपेन जो होता है वो हमारा Cl2 के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ यूवी रेडिएशन, और ये जो होता है हमारा ये वाला प्रोडक्ट दे देता है और हमारा HCl यहाँ से रिलीज हो जाता है। इसी तरीके से हमारा सेम रिएक्शन हमारा साइक्लोब्यूटेन भी दे देगा। साइक्लोब्यूटेन भी हमारा जो है Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ यूवी रेडिएशन, और ये भी हमारा इस तरीके से प्रोडक्ट बता देगा। इसमें हमारा सिंपली एक हाइड्रोजन जो है वो हमारा रिप्लेस हो जाता है और एक हाइड्रोजन की जगह जो है हमारा Cl आ जाएगा, और हमारा एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से रिलीज़ होकर वो हमारा इसके Cl के साथ रिएक्ट करके हमारा जो है HCl बना देगा। तो हमारा एक हाइड्रोजन जो हमारा एक Cl है वो हमारा HCl में चला जाएगा और एक Cl जो है वो हमारा इसमें अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, बॉन्ड विल ब्रेक एंड रिंग विल ओपन। इसमें क्या होता है, हमारा बॉन्ड जो है वो हमारा ब्रेक हो जाता है और हमारा रिंग जो है वो हमारी ओपन हो जाती है। बट यहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रिंग पे कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ रहा था, बट हमारा एडिशन रिएक्शन में जो होता है हमारा रिंग ओपन हो जाती है। हायर साइक्लोएल्केन्स डज नॉट गिव दीज रिएक्शंस। और हायर साइक्लोएल्केन्स जो होते हैं वो हमारा ये वाली रिएक्शन नहीं देते हैं, मतलब एडिशन रिएक्शन जो है हमारा हायर साइक्लोएल्केन्स नहीं देंगे। इसमें हमारा एडिशन रिएक्शन में फर्स्ट आता है एडिशन ऑफ हेलोजन। यहाँ पे हम जो है हेलोजन एटम का एडिशन कर रहे हैं। इट ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 एंड एब्सेंस ऑफ लाइट। ये रिएक्शन जो होती है हमारी डार्क प्लेस पे होती है और हमारा यहाँ पे कैटलिस्ट जो होता है वो हमारा CCl4 यूज़ करा जाता है। यहाँ पे हमारा सिंपल साइक्लोप्रोपेन लेंगे, उसका हम रिएक्शन कराएंगे CCl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, और ये जो होता है हमारा डार्क कंडीशन में होगा और यहाँ पे हमारा जो है 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट आता है हमारा साइक्लोब्यूटेन एंड हायर साइक्लोएल्केन्स डू नॉट गिव दिस रिएक्शन। और हमारा साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोब्यूटेन जो होता है वो और हमारा जितने भी हायर साइक्लोएल्केन्स है वो हमारा एडिशन ऑफ हेलोजन जो है ये वाली रिएक्शन नहीं देंगे। इसमें हमारा सेकंड आ जाता है एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। हमारा हेलोजन एसिड का हमारा एडिशन होता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो है HCl, HBr, HI और HF इनका एडिशन करवाते हैं। हम सिंपली जो है साइक्लोप्रोपेन लेंगे, उसका हम जो है HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे। हमारा एक हाइड्रोजन जो है वो हमारा एक तरफ अटैच हो जाएगा और दूसरा हमारा Br जो है वो हमारा दूसरी साइड अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो है यहाँ पे 1 ब्रोमोप्रोपेन फॉर्म हो जाएगा। और हमारा साइक्लोब्यूटेन एंड हायर साइक्लोएल्केन्स डू नॉट गिव दिस रिएक्शन। और हमारा साइक्लोब्यूटेन और हमारा हायर जितने भी साइक्लोएल्केन्स है वो हमारा ये वाला रिएक्शन भी नहीं देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसमें हम जो है रिडक्शन करते हैं। सिंपली हम जो है हाइड्रोजन एटम का एडिशन करवाएंगे। ओकर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज निकल। ये रिएक्शन जो होता है हमारा निकल की प्रेजेंस में होती है। इसमें हमारा होता क्या है, हम सिंपली साइक्लोप्रोपेन लेते हैं, उसका हम जो है H2 के साथ रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल, और हमारा टेम्परेचर जो है वो हम 80 डिग्री सेट करते हैं। इसमें हमारा जो है यहाँ पे प्रोपेन बन जाएगा। हमारा बेसिकली हमारा जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो हमारा ब्रेक होकर हमारा चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है।
इसी तरीके से हमारा साइक्लोब्यूटेन के साथ होता है। साइक्लोब्यूटेन भी हमारा H2 के साथ रिएक्ट करके इन प्रेजेंस ऑफ निकल और हमारा यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो हमारा बढ़ा देते हैं। यहाँ पे हमारा 180 डिग्री सेल्सियस यूज़ करते हैं और ये भी हमारा एन ब्यूटेन फॉर्म कर देता है। तो इस तरीके से हमारा ये रिएक्शन होती है, एडिशन रिएक्शंस। तो उम्मीद है गाइस आपको ये समझ आ गई होगी। तो गाइस इसी के साथ आज हमने बी फार्म थर्ड सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 का 2018-19 का AKTU का क्वेश्चन पेपर आप सभी स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छे से डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट और हैंड रिटन फॉर्म में डिस्कस कर लिया है। अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप इसलिए हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स को बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सभी सब्जेक्ट के सॉल्व कराए जाएंगे। और जिन भी स्टूडेंट्स को फार्मेसी रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।